नमस्कार दोस्तों, लोक हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह आज फिर आपके बीच मौजूद हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। आज की चर्चा का विषय है केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के घर पर ईडी के छापे और इन छापों के राजनीतिक निहितार्थ क्या साबित होंगे। ईडी की इन कार्रवाइयों का भारत की राजनीति की दिशा पर क्या असर पड़ेगा। क्या ईमानदार होना इस देश में गुनाह हो गया है। क्या ईडी आज सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए और सत्ता का एक औजार बनने तक सीमित हो गई है। क्या ईडी के इस तरह के छापे और कार्रवाइयों को रोका भी जा सकता है। पिनरई विजयन आज क्यों टारगेट पर हैं। क्यों आज देश की सबसे बड़ी दो राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पिनरई विजयन को कुचलना चाहता है। क्यों जनता सड़कों पर उतरकर पिनरई विजयन के समर्थन में लामबंद हो रही है। इसी विषय के इर्द गिर्द आज हम एक संवाद करेंगे, एक बातचीत करेंगे और इस घटना के पृष्ठभूमि में छिपे पहलुओं को और इसके दूरगामी असर को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं नरेश कुमार दनोदा, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के राज्य कमेटी के सदस्य हैं। उनका हम स्टूडियो पर स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार कुलदीप जी। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो पिनरई विजयन जी, उनके घर ईडी का छापा पड़ा है और इस पर बातचीत शुरू करने से पहले मेरी एक विनती है आपसे, आप थोड़ा ये बताएं कि पिनरई विजयन कौन है, उनके क्या कार्य हैं और ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि केंद्र सरकार उनने उनको कुचलने के लिए ईडी का सहारा लिया है। थोड़ा पिनरई विजयन के जीवन और उनके कार्यों पर रोशनी डालें। कुलदीप जी, पिनरई विजयन वो शख्सियत है जो छात्र जीवन से ही जिनका संघर्ष की, जिन्होंने एक पैमाने तय किए, एसएफआई में काम करते हुए सांप्रदायिकता के खिलाफ मतलब वो तलवारों के साए के बीच में जो है वो लड़ने वाले इंसान रहे। उनका पूरा जीवन जो है वो एक मतलब एक कांति, एक मैं आभा जो है जिसको कहा जा सकता है, एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही संघर्ष, आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए जिन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। अभी 10 साल सीपीआईएम के राज्य के सेक्रेटरी रहे लंबे समय तक, अभी 10 साल से मुख्यमंत्री केरल के, और 10 साल के उनके मुख्यमंत्री का जो काल है वो बेहद शानदार रहा। आपने देखा है कि भारत में एक ऐसा राज्य सामने आया उनके नेतृत्व में जहां पे अति गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एक ऐसा राज्य हमारे सामने है जहां पे जो एजुकेशन में पूरे देश में वामपंथ के नेतृत्व में वो पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में है। आप एक ऐसा राज्य केरल है जो स्वास्थ्य के नजर में, स्वास्थ्य सुविधाओं की नजर में पूरे देश में एक रोल मॉडल है, जहां पे आयु, औसत आयु जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मतलब वहां की सरकार की वामपंथ के नेतृत्व में जो नीतियां थी उसके नेतृत्व में लोगों की उम्र तक जो है वो बढ़ी है। और केरल एक ऐसा राज्य रहा है जहां पे भ्रष्टाचार वो वहां के लोगों को समझ में नहीं आता। वहां पे कांग्रेस जैसी पार्टी भी जो है वो भ्रष्टाचार करने के बारे में जो सोचते हुए वो 10 बार सोचते हैं। तो वो एक तरह की जमीन वहां पे वामपंथ के नेतृत्व में खड़ी हुई है लंबे समय से, उसके ऊपर हमला है। आपने प्रधानमंत्री का एक बयान सुना होगा, जब सिर्फ वामपंथ की केरला में सरकार थी, वो भी सिर्फ केरल की एक कम्युनिस्ट सरकार टारगेट है। उसने बोला भी ये विचारधारा बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने जो बोलते हुए कहा
तो ये दिखता है कि किस रूप में बेशक कम्युनिस्टों की ताकत कम है या ज्यादा है, लेकिन पहला टारगेट जो है वो कम्युनिस्ट रहे। और 10 साल के उनका जो नेतृत्व रहा है पिनराई विजयन का, वो बेहद शानदार एक जो नेतृत्व उन्होंने दिया। जो एक बात आई है मीडिया के अंदर भी कि पिनराई विजयन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में संपत्ति नहीं बटोरी। आमतौर पर मुख्य धारा में आप देखोगे भारत में कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो अरबों करोड़ों रुपए का अपना एम्पायर, एक साम्राज्य पैसों का खड़ा कर लेता है और उनके रिश्तेदार, भाई बंधु बहुत सी लूट मचाकर अरबों खरबों पति हो जाते हैं। क्या राजधानी में पिनराई विजयन का कोई मकान भी नहीं है? या उनकी जो ईमानदारी और नैतिकता की जो मिसालें दी जा रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कि उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया? अभी ये बिल्कुल सच है। अभी आप एक किराए के मकान पे, वो तिरुवनंतपुरम में जो है एक किराए के मकान में है। अब जो व्यक्ति एक किराए के मकान में रह रहा है 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में, अब उसके घर पे जब ईडी छापा मारती है, अपने आप में हास्यास्पद। असल में तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी और घटना है कि भारत में एक ऐसा राज्य केरल और उसका 10 वर्षों से मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा करने वाला व्यक्ति उसी प्रदेश की राजधानी में किराए के मकान पे रहता है। ये तो बहुत से लोगों का तो जचा नहीं। और लेकिन एक ईमानदारी का बहुत बड़ा उदाहरण है पिनराई विजयन आज, कि जिन्होंने एक ऐसा आचरण प्रस्तुत किया राजनीति में जो देश के युवाओं के लिए अनुकरणीय है। ये सिर्फ पिनराई विजयन का सवाल नहीं, ये कम्युनिस्टों की शाख है। बेशक विपक्षी पार्टियां कम्युनिस्टों के खिलाफ में किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, विपक्षी पार्टियों ने भी कभी कम्युनिस्टों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए। कम्युनिस्टों की एक दुग्ध, ये पहली बार है, इतिहास की पहली घटना है जब किसी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने छापा मारा। ये इतिहास की पहली घटना है। ये अपने आप में आप देखो, माणिक सरकार का जो जीवन रहा है, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद में वो पार्टी के ऑफिस में शिफ्ट हुए, उनके पास अपना मकान नहीं था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, वो EMS नमूद्रीपाद है, वो दशरथ देव हैं, वो ज्योति बसु हैं, बुद्धादेव भट्टाचार्य, अपने पड़ोस के अमराराम भी एक उदाहरण है अभी जो अभी सांसद है सीकर के। बिल्कुल साधारण जो जीवन शैली रही है। किसान आंदोलन में आपने हनान मोला को देखा है, मतलब बिल्कुल साधारण। इसको यूं कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों के जो सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री होते हैं वो कोई धन संपत्ति गलत तरीके से इकट्ठी नहीं करते, वो सादगीपूर्ण, ईमानदारी, नैतिकता और सुचिता का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये तो 100% स्वीकार्य बात, लेकिन हम मूल शब्द प्रयोग होता है कम्युनिस्टों के खिलाफ तो इस बुर्जुआ मीडिया के अंदर भी कि दुग्ध छवि जो है भ्रष्टाचार के मामले में, वो श्वेत छवि जो है कम्युनिस्टों की है। मैं उसी विषय पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं जी, कि पिनराई विजयन के घर पर ईडी के छापे के क्या निहित अर्थ हैं, इसके पीछे की क्या वो मनसा है जो ईडी ने छापा मारा है, इसको आप किस नजर से देखते हो इस घटना को? निहितार्थ वहीं से शुरू होते हैं जहां पे प्रधानमंत्री ने जो है वो केरल टारगेट था। अभी आप देखो केरल भी नहीं विपक्ष में है, एक विपक्ष का मुख्यमंत्री भी टारगेट है। मतलब वो अगर किसी से डरते हैं वो कम्युनिस्टों से डरते हैं। ये मतलब भाजपा के डर को दिखा रहा है जो कम्युनिस्ट। भाजपा जो है अगर किसी से डरती है, अगर कोई वैचारिक प्रतिरोध कहीं से आ रहा है, राजनीति के वैचारिक प्रतिरोध, तो वो कम्युनिस्टों की तरफ से आ रहा है। वो कम्युनिस्टों को कुचल देना चाहते हैं, मतलब कम्युनिस्टों को किसी भी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इस नीति के तहत जो अभी देखो बंगाल में मुख्य लड़ाई जो है वो TMC और बीजेपी के बीच में थी। कम्युनिस्टों को वहां पे एक भी सीट नहीं थी, अभी एक सीट बंगाल में आई। फिर भी तुरंत टूटने के बाद में, जीतने के बाद में, जैसे ही बीजेपी सरकार में सत्ता में आती है, तुरंत टूट पड़ती है कम्युनिस्टों के ऊपर। वहां पे लेनिन की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, वहां पे कम्युनिस्टों के दफ्तरों के ऊपर कब्जे किए जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। तो ये देखने की बात है, जैसे ही सत्ता से गए अब उनको कुचलने की जो एक प्रक्रिया उन्होंने, वो आपके कहने का भावार्थ ये है कि कोई जीते आ रहे हमला सबसे पहले कम्युनिस्टों हो रहा है। अच्छा, इसका जो
एक और बात है कि जो ईडी ने छापा मारा तो वहां क्या मिला है जी? कुछ इस तरह की सूचनाएं आई कि ईडी के अधिकारियों ने बरामद क्या किया वहां पे? एक नकदी का एक पैसा बरामद। ईडी को कोई एक नकद धनराशि नहीं मिली। एक मिलना ही नहीं था, किराए के मकान में रहता। 12 ठिकानों पे अलग अलग जगह, उसके पुश्तैनी मकान पे जो कन्नूर में है वहां पे भी छापा मारा, 12 जगह पे छापा मारा। एक पैसा जो है वो नहीं मिला किसी भी तरीके से। जो है वो डिजिटल जितने भी तरह के जांच पड़ताल जितने भी करी है वो नहीं मिली। ये अपने आप में जो है ईडी ने स्वीकार किया कि ये जो हमारा छापा ये नाकाम रहा है। वहां से जो है किसी भी रूप में कुछ का मतलब कुछ भी जो है वो नहीं जुटा पाए जिसको वो दिखा सके जनता के बीच में कि ये हमने जो वहां पे गए थे और ये कुछ हासिल किया है। इसको थोड़ा यूं भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं ये कोई एक लंबे षड्यंत्र का टूल तो नहीं बन गई जी ईडी? जैसे आज पिनरई विजन के ऊपर ईडी ने छापा मारा, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोलने वाले जो दूसरे राजनेता हैं, आदरणीय केजरीवाल जी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको भी ईडी ने छापे मारे, गिरफ्तार किया, जेल में रखा और बाद में कोर्ट में जाकर वो टाइम फीस होगी ईडी या भाजपा कुछ साबित नहीं कर पाई। और दर्जनों उदाहरण है जहां ईडी के जरिए भाजपा विपक्षी नेताओं को डरा धमका कर काबू में करना चाहती है या अपनी पार्टी में ला रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगता ये जो ईडी का छापा है ये एक व्यापक जो परियोजना है भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी नेताओं को कमजोर करने की, उसी की रणनीति का हिस्सा या कोई एक बड़े षड्यंत्र के पदचाप तो नहीं है वह जो आज पिनरई विजन के ऊपर ये एक प्रकार का यह हमला हुआ है? जो पहले तो आरएसएस और बीजेपी की जो है वो आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। वो एक फासिस्ट विचारधारा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इटली से के मुसोलिनी से प्रभावित है, वो जर्मनी के हिटलर से प्रभावित है। उनकी जो है वो पहनावा भी जो है वो मुसोलिनी की जो फांसीवादी पार्टी थी वो वहां से प्रेरित है, जो मुंजे गए थे। तो उनका बाकायदा लोकतंत्र में बिल्कुल दूर दूर तक उनका कोई विश्वास नहीं, पूरी तरीके से जो है वो एक केंद्रीयकृत सत्ता में विश्वास करते हैं। जो पूरा जो पिछले दिनों जितना भी वो एक देश एक कानून, एक देश एक ये, एक देश एक तो पूरी ताकत जो है अब हम हिंदुस्तान की जो खासियत है विभिन्नता में एकता, जो समावेशी जो है एक भारत की जो है बहुलतावादी संस्कृति उसके ऊपर जो है वो पूरी तरीके से हमने उसको कुचल देना चाहती है और पूरी ताकत सारी की सारी। आपका कहने का अभिप्राय ये कि तानाशाही की ओर बढ़ते कदम है लोकतंत्र को सिकोड़ कर डिक्टेटरशिप, नव फांसीवाद है। मतलब पहले जो हिटलर के टाइम का जो फांसीवाद था, जो मुसोलिनी के टाइम का फांसीवाद था, उस टाइम पे पूरी तरीके से चुनावी मशीनरी जो खत्म कर दिया, सीधा पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये पूरी तरीके से सिस्टम के ऊपर उस रूप में कब्जा नहीं करेंगे, चुनाव करवाएंगे, लेकिन चुनाव होता हुआ दिखेगा, होता हुआ लगेगा, लेकिन चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया को ये नियंत्रित करेंगे अपने हिसाब से। चुनाव का नाटक खेला जाएगा, सिर्फ ये नव फांसीवाद इस रूप में, नहीं तो उसी रूप का जो फांसीवाद था वो पूरा नए कपड़े पहन के वो फांसीवाद, वो जो होलोकास्ट जो वहां पे देखा था, वो जो जुल्म ज्यादती जो जर्मनी में जो नरसंहार हुआ यहूदियों का देखा था, उसी को आगे बढ़ाने के जो प्रयास उसी के भारतीय संस्करण है। लेकिन मैं थोड़ा और बात कर रहा था जी, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन जो आपकी इंडिया गठबंधन की सीनियर पार्टनर भी है कांग्रेस पार्टी, जिसको आपकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी भी मानती है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, वो भी केरल में गए थे अभी थोड़े दिन पहले जब चुनाव हुए, जब यूडीएफ जीती है और एलडीएफ आ रही है, तो उन्होंने मांग की थी भाई पिनरई विजन का घर पर तो छापा नहीं पड़ रहा। और वो तो ये भी कह रहे थे भाई मतलब सीपीएम भाजपा की बी टीम है, ऐसा भी इन्होंने कहा। तो इसमें आप कांग्रेस पार्टी के रोल को क्या देखते हो भाई, जो इस घटना विकास में जैसे आपकी कांग्रेस पार्टी एक मंच पर भी सहयोगी है भाजपा के लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ वो आपके नेताओं के घर पर छापे पड़वाने की मांग भी कर रही है, और आपको केरल में भी हराया ही वो,
असल में तो पूरा इंडिया ब्लॉक में ही कांग्रेस का जो रवैया है केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग करी इन्होंने, और आरजेडी के साथ भी एक सम्मानजनक व्यवहार लालू जी की पार्टी के साथ इन्होंने नहीं किया। तेजस्वी यादव ये बात कहते रहे अपने मंचों से। तो कांग्रेस पार्टी के रोल को आप और आपकी पार्टी कैसे देखती हैं इस संदर्भ में? पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कांग्रेस बहुत ही जो है वो खतरनाक राजनीति कर रही है। मतलब कांग्रेस ऐसा लगता है कई बार जैसे ड्रामा करना, दिखावा करना है कि जैसे बीजेपी से लड़ने के लिए वो चैंपियन। अभी तो राहुल गांधी ने हरियाणा में आपको बोला, मतलब पूरा इंडिया गठबंधन है, पूरे उसको जो है बाईपास करते हुए कांग्रेस ही लड़ सकती है, तो फिर इंडिया गठबंधन क्यों बना रखा है? मतलब कई बार ऐसा लगता है जो इन्होंने पिछले दिनों का घटनाक्रम रहा। अब अमेठी को छोड़ के राहुल गांधी जो है वो लड़ते हैं वायनाड में, केरल में जाके चुनाव। अब अमेठी में मुकाबला किससे? अमेठी में सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से। अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने के, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे आगे लड़ने की जिम्मेदारी है, लेकिन राहुल गांधी जो है अमेठी की सीट तक छोड़ देते हैं और वायनाड चल जाते हैं। इसी रूप में जो है अभी पूरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही जो है आमने सामने का मुकाबला वहां पे असम में था, असम के अंदर जो है बीजेपी का कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला। वहां पर भी कम से कम उतनी ताकत तो लगानी ही चाहिए थी जितनी कांग्रेस केरल में लगा दी, लेकिन पूरी ताकत जो है केरल में झोंक दी कि असम की तरफ जो देखा भी। और कुछ तो जैसे राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी से लड़ने के लिए जो इंडिया गठबंधन को या दूसरे विपक्ष को इकट्ठा करना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। अब पिछले दिनों जो लोकसभा के चुनाव, उसमें आपने बिहार का एक जो मैं उदाहरण देके समझाना चाहूंगा। बिहार में पिछली बार जो पिछले लोकसभा में चुनाव था, वहां पे भी अलायंस था। वहां पे 9 सीट के ऊपर लड़ी कांग्रेस और 30 सीटों के ऊपर लड़ी जो है वो आरजेडी, और 1 सीट के ऊपर लड़ी सीपीआई एमएल। तो ये महागठबंधन था। अभी जो है पूरा लेफ्ट जो है गठबंधन में शामिल था इस बार, सीपीआई सीपीएम भी इसमें शामिल थी, और इसके साथ में एक वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी थी वो भी इसमें शामिल हुई। यानी कितनी नई सीटें छोड़नी पड़ी? 3 सीटें वीआईपी को दी और 5 सीटें जो लेफ्ट को दी, यानी कुल 7 सीटें जो है लेफ्ट और वीआईपी के लिए और ज्यादा छोड़नी पड़ी। तो कहां से जानी चाहिए 3 सीटें? बड़ा सही है, वो आरजेडी से जानी चाहिए कि आरजेडी ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार थी। गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार थी, 1 सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। समझौता किसने किया? आरजेडी ने समझौता किया गठबंधन ना टूटे, और 9 की 9 सीटों के ऊपर अड़ी रही। 1 सीट भी जो है अपने खाते से कांग्रेस ने कम किया। इसी तरह के अभी जो बंगाल में चुनाव, अकेला चलो, अकेला चलना है तो फिर वो आप इंडिया गठबंधन, अगर आप अकेला चले का नारे लगा रहे हैं, जबकि वहां वामपंथ को जरूरत थी, यूनाइट फ्रंट की जरूरत थी। अगर वाम और कांग्रेस वहां पे एकजुट होते तो ज्यादा संभावना थी वो पोलराइज, जितना भी वोट वो खींचते, वो ज्यादा संभावना थी वो बीजेपी को डैमेज करते, बीजेपी को वोट बैंक को डैमेज कर। आपके कहने का भावार्थ यह है कि कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी से लड़ना नहीं चाहती, कहीं ना कहीं सीधे सीधे लड़ते हुए दिखना चाहती है। विपक्षी पार्टियां जो खत्म होती रहे, और जब भी उस कांग्रेस को, ये कांग्रेस ने मान रखा है कि बीजेपी जो है वो हम नहीं हरा सकते, कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, इसलिए लड़ते हुए तो हम दिखे, लेकिन असली लड़ाई जो है वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। इसको तो अपन यूं कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी का काम आसान कर रही है विपक्षी पार्टियों को खत्म करने में, ये तो ये बात हुई। बल्कि ये भी अभी 2 ही पार्टियां हो तो बीजेपी का तो घोषित एजेंडा है। कांग्रेस हो, एक बार तो अडवाणी ने यहाँ पे जींद में आके बोला था इस अगर बीजेपी को वोट आप नहीं डालना चाहते हो तो आप कांग्रेस को वोट डाल दो। इस रूप में जो है अभी जो है, क्योंकि कांग्रेस उस जगह पे जहाँ पे उस वक्त 2 पार्टी सिस्टम की तरफ ले जा रही है। लेकिन मैं एक बात और, कांग्रेस पार्टी ये भी तो कह सकती है जी आपको उन्होंने सीकर की सीट में गठबंधन में शामिल किया, आपके जो कामड़ा मराराम जी हैं वो कांग्रेस के सहयोग से पार्लियामेंट में पहुंचे हैं,
हरियाणा जैसे स्टेट में जहां सीपीएम और वामपंथ का बड़ा प्रभाव नहीं है, आपको भिवानी की सीट उन्होंने दी। अब विधानसभा के चुनाव भी हुए राजस्थान में, हाँ, जहां करारी शिकस्त हुई कांग्रेस। दी का क्या मतलब दी क्या भीख में दी। मतलब एक सीट वहां पे जो राजस्थान में लेफ्ट की बहुत बड़ी ताकत है, एक सीट लोकसभा में छोड़ दी, उस टाइम पे छोड़ दी जब राजस्थान में जो विधानसभा में नतीजे देख चुके, कांग्रेस पिट चुकी थी बीजेपी से विधानसभा, तब दी। अगर वो विधानसभा में वो गठबंधन हो चुका होता, वो एक और उदाहरण आपने जोड़ दिया। मतलब विधानसभा में राजस्थान में बीजेपी नहीं जितनी थी किसी भी कीमत पे। अगर कांग्रेस सीरियस होती लड़ने में, जो ये अलायंस लेफ्ट को साथ में लिया, जो बाद में ये जो छोटी पार्टियों को, राजस्थान की स्थानीय पार्टियों लिया, आदिवासी पार्टी को लिया, और ये जो किसान नेता हनुमान बेनीवाल को रखते, पार्टी को साथ में जो आपको रख लेंगे, उसका नतीजा लोकसभा में दिखा। लोकसभा में जो है बहुत बड़ा डैमेज जो है वहां पे बीजेपी को राजस्थान से हुआ। अगर वही समझौता अगर विधानसभा में हो जाता तो विधानसभा में आज बीजेपी की सरकार नहीं होती राजस्थान। तो एक और उदाहरण आपने उसी मेरी बात की पुष्टि में जो आपने जोड़ दिया। मतलब तो कांग्रेस की एक मूर्खता का उदाहरण है कि उसने बीजेपी की सरकार बनवा दी। ये तो हरियाणा में भी हुआ जी। हरियाणा की जनता तो भाजपा को हराना चाहती थी, कांग्रेस के कमांडरों ने कांग्रेस की लुटिया डबो दी। हरियाणा में तो गली गली में देखा कांग्रेस के नेता एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे थे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। फिटिंग फैक्ट्री है, फैक्ट्री कांग्रेस ही तो बीजेपी है। हम लोग कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए लीडर तैयार करने की फैक्ट्री है, बनी चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ता दे रही है बीजेपी को, जो तो बीजेपी के पास ऐसे प्रभावशाली नेता कार्यकर्ताओं के जो शुरू से ये भाव रहा है, तो वो कांग्रेस दे रही सप्लाई करनी। अपने हरियाणा के आदरणीय नवीन जिंदल जी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, वो भाजपा के सांसद। वैसे तो बड़ा अकेला कांग्रेस को दोषी नहीं दे सकते, पूरा विपक्ष जो लेफ्ट को छोड़ करके सारे विपक्ष के लोग जो है वो वहां पे चले जाते हैं जहां पे लाभ दिखता है, उनके लिए लाभ ही जो है। आपका कहने का अर्थ है कि भाजपा और सांप्रदायिकता से लड़ने का जो सबसे शानदार रिकॉर्ड है वो वामपंथ और माकपा के पास है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक सवाल और कॉमेंट जी इसमें कि जो पिनरई विजन के ऊपर जो ये हमला हुआ है, ईडी ने जो छापे मारे हैं, वहां की जनता ने भी प्रोटेस्ट किया। केरल में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध में आए, और केरल में आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री एम ए बेबी जी, उनको भी पुलिस ने बड़े ब्रूटली तरीके से गिरफ्तार किया है। सीनियर नेता है, उम्र दराज एक महिला है, शानदार जनसेवा का जिनका रिकॉर्ड है, वृंदा करात जी हैं, त्यागी जी हैं, पुष्पेंद्र त्यागी, अमन सैनी और बहुत से नाम है जो गिरफ्तार किए हैं। जो ये उनका भी जो मतलब एक प्रकार का जैसे प्रशासन जैसे गुंडों के साथ व्यवहार नहीं करते इस ढंग से घसीटा, तो ये जो संस्कृति निर्मित हो रही है, आप गुंडों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है, सम्मानित व्यवहार होता है। गुंडों को तो सम्मानित किया जाता है यहाँ पे, बलात्कारियों को सम्मानित किया जाता है यहाँ पे। इसके प्रति आप क्या कहने की कोशिश करोगे? क्या अब आप आगे माकपा का क्या स्टैंड होगा जो इस तरह से केंद्र की सरकार या राज्य सरकारें माकपा नेताओं को टॉर्चर करेंगी, इस पर आपकी पार्टी क्या नीति अख्तियार करेगी? एक बात तो स्पष्ट है, और बीजेपी को आरएसएस को भी समझ लेना चाहिए कि कम्युनिस्टों को दुनिया के अंदर कभी भी कहीं भी दमन से पराजित नहीं किया जा सकता। अगर वो सोचते हैं दमन से डरा के कम्युनिस्टों को जो खत्म कर देंगे, कम्युनिस्टों का भारत से अस्तित्व खत्म कर देंगे, जब तक जुल्म रहेगा तब तक जो है जुल्म से लड़ने वाले लोग रहेंगे, और वो जुल्म से लड़ने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं कम्युनिस्ट पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर क्या पहले कम्युनिस्टों के ऊपर जुल्म नहीं हुई? क्या पहले कम्युनिस्टों के ऊपर कोई ना? वो तो उदाहरण भी आया, जैसे केरल में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपने देश की बड़ी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ईएमएस मुद्रीपाद की सरकार पर पहली बार धारा 356 लगा के एक लोकतांत्रिक कदम में गिरा दी थी, और इंदिरा गांधी जी ये मानती थी भाई इससे कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो जाएगी, कम्युनिस्ट को कुचल देंगे। ये गलत फहमियां जो है लेकिन वो बहुत लोगों को रहती है, लेकिन कम्युनिस्ट जो है वो उनकी फितरत है। कम्युनिस्टों को जितना भी छेड़ोगे, जितना भी उनसे टकराओगे, कम्युनिस्ट जो है वो आइडियोलॉजी ही इस रूप में काम करती है, हर प्रतिरोध में वो आगे बढ़ती है, वही आगे बढ़ने वाला। आपका कहना करते कि जितना कम्युनिस्टों का दमन किया जाएगा इतनी वो ताकतवर होगा। तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहें
जनता को तो समझने की जरूरत है कि आज पूरे देश के अंदर जो है इस नव फासीवाद का जो खतरा देश के अंदर, उससे टकराने की जरूरत है। अभी जो आपसी जो मतभेद है, वो जो पार्टियों के जो दलगत मतभेद को भी आपने छोड़ना पड़ेगा, आपको सांप्रदायिक जो है, जातीय जो है मतभेदों को छोड़ना पड़ेगा, और जो बिल्कुल एक संगठित फोर्स की तरह जो है वो मिलके इस तमाम तरह के जो टेरर के खिलाफ जो है वो आवाज उठानी पड़ेगी, सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से जो भी लड़ाई लड़ सकता है, उस आज के दौर में अगर कोई बहुत बड़ा प्रतिरोध नहीं आया तो उसका खामियाजा देश भुगतेगा। नव फासीवाद जो है वो देश को जो है वो गर्क कर देगा, देश को बर्बाद कर देगा। जिस तरीके से उस टाइम पे जो है इटली और जापान और जर्मनी जैसे देश जो है बर्बाद हो गए। आज बेशक जो है आप मोदी 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 आप करते रहो, लेकिन आज जितना मोदी मोदी नहीं हो रहा उससे कई गुणा ज्यादा जर्मन में हिटलर जो और मुसोलिनी होता था। इतनी बड़ी संख्या में वो देशभक्ति का जो है वो एक पैमाना बन गए थे। हिटलर ही जो है देश है, आज जो मोदी देश बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जवाब जो है अभी नहीं दिया गया तो वो जो पीढ़ियां जो है वो उसको भुगते। आपका कहने का अर्थ ये है जो नफरत की विचारधारा है ये आने वाले हिंदुस्तान की नस्लों को भी तबाह कर देगी, जात धर्म के नाम पे जो अपने आसपास जो देश बने हैं, धर्मों के नफरत के नाम पे जो देश बने। आप देखो पाकिस्तान जैसा देश जिसकी नींव के अंदर नफरत है, वो इस जगह पे सीख रहा है, उसको समझ में आ रही है कि नफरत से बात नहीं बढ़ेगी। अभी वो अपने शहरों के नाम बदल रहा है। आपने सुना शहरों के नाम जो है वो इस्लामिक नाम की बजाय वो हिंदुओं के नाम से जो मतलब इस्लामिक कट्टरवाद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अपनी छवि को सुधार। और भारत का जो धर्मनिरपेक्ष और उदार लोग हैं वो हिंदू कट्टरवाद के गड्ढे में गिरे हैं, बर्बादी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और हम उस बर्बादी में छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको हमने जो है भारत इतने सालों से जो एक मिली जुली संस्कृति के रूप में विकसित हुआ है, तमाम तरह के धर्म संप्रदाय जातियां जो है वो साथ लेके आजादी के बाद में सबने मिलकर ने जो काम किया, उस तमाम पूरी विरासत को बर्बाद करने के ऊपर जो है ये सरकार तुली हुई है। जनता को जरूरत है कि वो बाहर आके सड़कों के ऊपर उतर के जो है अपने अपने तरीके से जवाब। तो सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो किसी भी नफरत, किसी भी झूठ, किसी भी एक फैलाई गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और हर आपको पहुंचाए जाने वाली सूचना के पीछे जो खतरनाक मंसूबा हो सकता है उसको समझने की कोशिश करें। आप पिनरई विजन के बारे में जो झूठ मीडिया में फैलाया गया है उस पर यकीन ना करके थोड़ा केरल घूम के आए, पिनरई विजन के जीवन के बारे में जानें और ईडी के दुरुपयोग को समझें। और हम सभी देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि वो बेखौफ होकर बाहर निकलें, अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि भारत के संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जनतंत्र ने हमें ताकत दी है कि हम बेखौफ होकर किसी भी बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं। जनतंत्र बचे, संविधान बचे, एसएमटी का स्वर मजबूत हो, यह लोकतंत्र की बुनियाद है। और राजनीतिक सहिष्णुता भी होनी बहुत जरूरी है। और अंत में मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लोक हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कामड़ जी। धन्यवाद आपका भी।